वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक जापानीज मूवी जिसका नाम है ब्रेव गुंजियो सेंकी। मूवी की शुरुआत जापान के एक एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स स्कूल में होती है जिसका नाम है सेइटोकू। तेज बारिश होती है और फुआ नाम का एक स्टूडेंट रूफ पर खड़ा दिखता है। वो यहाँ कैंडू नाम की एक मार्शल आर्ट सीखता है। उसके हाथ में तलवार है और एक बैग है जिसमें कुछ चीजें हैं। अचानक स्कूल के सामने रखे हुए बड़े पत्थर पर बिजली गिरती है और एक मिस्टीरियस एनर्जी वहाँ पर फैल जाती है। तभी फुआ ऊपर कूद जाता है लेकिन उस एनर्जी की वजह से तैरने लगता है और गायब हो जाता है। इस घटना के 1 साल बाद फुआ को सब भुला चुके हैं। अब मूवी के हीरो निशिनो को दिखाते हैं जो आर्चरी में मेजर कर रहा है। वो अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है लेकिन उसमें जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वजह से वो अब तक कोई कंपटीशन नहीं जीत पाया। तभी उसकी बचपन की दोस्त हारुका को दिखाते हैं जो उसको हमेशा प्रोत्साहित करती है। अचानक एक दिन उस पत्थर पर दोबारा बिजली गिरती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्या, बारिश के बजाय खून और मिट्टी के अंदर से टिड्डियां निकलकर हर तरफ उड़ने लग जाती हैं। और तभी स्कूल के आसपास की सारी बिल्डिंग्स गायब और वो जगह जंगल बन जाती है। स्टूडेंट्स की कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर पुराने जमाने के समुराई आकर बच्चों का कत्ल करने लगते हैं। वे जल्दी स्कूल में चारों ओर फैल जाते हैं। तभी निशिनो और हारुका को एक आदमी पकड़ लेता है और निशिनो के हाथ पर तलवार चला देता है। एन वक्त पर केंडो क्लब का कैप्टन कोटा उन्हें बचा लेता है। तीनों भागकर फिर एक क्लासरूम में छिप जाते हैं। अब निशिनो के घाव पर हारुका अपना रुमाल बांधती है लेकिन वे ज्यादा देर तक बच नहीं पाते और समुराई उनको ढूंढ लेते हैं। इसी बीच कोटा दुश्मन से लड़ने को तैयार होता है और उन्हें आर्चरी क्लब से वेपन लाने को कहता है। फिर निशिनो और हारुका देखते हैं कि आर्चरी क्लब में स्टूडेंट्स और टीचर की लाशें पड़ी हुई है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। निशिनो को जापान की हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है और उस जमाने में हुए युद्ध के बारे में भी वो बहुत डिटेल्स में जानता है। इन समुराई के पहनावे, वेपन्स और हमला करने के तरीके वगैरह को देखकर उसे यकीन होता है कि ये उस टाइम के समुराई हैं जब ओकेजामा युद्ध हुआ था। तो क्या उनका स्कूल उस जमाने में शिफ्ट हो गया है? ये सब सोचकर वे कंफ्यूज होते हैं लेकिन अब वे फैसला करते हैं कि वे अपने अपने स्पेशलाइजेशन के मुताबिक दुश्मन से लड़ेंगे। बॉक्सिंग, फेंसिंग और मार्शल आर्ट्स क्लब्स के कैप्टन अपनी अपनी स्किल्स के मुताबिक तैयार होते हैं। अब फुटबॉल फील्ड में युद्ध होने लगता है जो कि बहुत ही हिंसक साबित होता है। एक समुराई एक लड़की पर हमला करता है लेकिन निशिनो उसके रास्ते में आ जाता है लेकिन वो लड़की को बचाने के बजाय एकदम सुन्न हो जाता है। फिर हारुका लड़की को बचा लेती है। अब वो निशिनो को कसकर थप्पड़ मारती है और डांटती है कि आर्चरी कंपटीशन में तुम घबरा जाते हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अपने साथियों को मुसीबत में देखकर भी तुम डरते रहोगे क्या? तभी वहाँ पर समुराई का लीडर यमाडा आता है जिसने मास्क पहना हुआ है। वो स्कूल को अपना किला बताता है और स्टूडेंट्स को तुरंत वहां से जाने को कहता है। लेकिन कोटा बाकी स्टूडेंट्स को हिम्मत देता है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। पर मटर फेंकने से शीशे थोड़ी टूटेंगे, इतने सारे समुराई को वो कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन अचानक साइंस क्लब के बच्चे रूफ टॉप से स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं जिससे पुराने काल के समुराई बहुत डर जाते हैं कि ये क्या चीज है। अब यमाडा उन पर अटैक करने जाता है लेकिन तभी एक आदमी उसको बताता है कि लॉर्ड मत्सुडाइरा किले की ओर बढ़ रहा है। यमाडा और मत्सुडाइरा की गहरी दुश्मनी है और मत्सुडाइरा की आर्मी को जीतना नामुमकिन है। इसीलिए यमाडा अपने सोल्जर्स को लेकर वहां से चला जाता है लेकिन जाते जाते कई स्टूडेंट्स को उठा ले जाता है। बाकी स्टूडेंट्स चाहते हुए भी अपने साथियों को बचा नहीं पाते। उनके जाने के बाद वो एक ड्रोन से सराउंडिंग्स को चेक करते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर गायब हो गया है, सिर्फ उन्हीं का स्कूल बचा है। कुछ देर बाद मत्सुडाइरा वहां पर आता है लेकिन वे किसी पर हमला नहीं करते। वे सभी स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा देते हैं। सभी बहुत डरे हुए हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है और उनके साथियों को कहाँ ले जाया गया है। तब निशिनो बताता है कि किसी वजह से हम 15th सेंचुरी में पहुंच गए हैं जिसे सेंगोकू पीरियड कहा जाता है और जल्द ही ओकेजामा का युद्ध शुरू होने वाला है और हमारे इतिहास का ये सबसे घातक युद्ध माना जाता है। हमारी किस्मत तो देखो, युद्ध हमारे ही स्कूल की लोकेशन पर शुरू हुआ था। ये युद्ध ओडा और इमागावा जनजातियों के बीच हुआ था। यमाडा ओडा जनजाति का आदमी है और मत्सुडाइरा इमागावा जनजाति का। मैंने पढ़ा है कि एक छोटी सेना के बल पर यमाडा ने ये युद्ध जीत लिया था। हालांकि मत्सुडाइरा की सेना उससे कई गुना ज्यादा बड़ी थी। मतलब मत्सुडाइरा ये युद्ध हारने वाला है। लेकिन अपनी हार के बावजूद मत्सुडाइरा ने कई छोटे प्रांतों को मिलाकर जापान का निर्माण किया। अब ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं कि अगर यहाँ पर युद्ध होगा तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए अब वे सभी यहाँ से जाना चाहते हैं। कोटा फिर उन्हें समझाता है कि देखो, जल्दबाजी मत करो, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है और जल्दबाजी करेंगे तो हम युद्ध से पहले ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम निशिनो को मौका दें कि वो कोई प्लान बनाए। सिर्फ वही जानता है कि ये युद्ध कैसे होने वाला है और इसका अंजाम क्या होगा, उसके बाद हम अपना फैसला लेंगे। अब निशिनो जरा शांत होकर सोचता है और अपने प्लान बनाता है। कुछ देर में निशिनो और कोटा जाकर मत्सुडाइरा को बताते हैं कि हम ओडा या इमागावा को बिलोंग नहीं करते, हम दूसरी जनजाति के सरदार हैं। ये जानकर तो मत्सुडाइरा उन्हें खत्म करने का हुक्म देता है, पर ऐन वक्त पर निशिनो कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। निशिनो जानता है कि मत्सुडाइरा इस वक्त अपने दूसरे साथियों को हथियार और सप्लाईज पहुंचाना चाहता है जो कि दूसरे किले में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ओडा आर्मी ने किले के सामने
अपना शिविर बना के रखा हुआ है और उन्हें चकमा देकर वापस अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अब निशिनो एक आइडिया देता है कि हम पहले कैंप पर अटैक करेंगे और जब दुश्मन का ध्यान उस तरफ होगा तो हम आपकी सेना को सप्लाईज पहुंचा देंगे। निशिनो ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था कि असल में युद्ध के दौरान यही हुआ था और तब मत्सुडारा बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भी उसी कैंप में रखा गया है। इस तरह हम दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू कर लेंगे। ये कहकर वो प्लान के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये काम तुम लोगों को ही करना होगा, मैं अपने आदमी वहां नहीं भेजूंगा। स्टूडेंट्स के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और वे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कैंप पर अटैक करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनके पास लोग बहुत ही कम है। सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि निशिनो भी उनके साथ जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह वो एक डरपोक साबित होता है। वो बहाना बनाता है कि स्कूल में रहकर मैं वापस फ्यूचर में जाने का आइडिया सोचता हूँ, तुम लोग जाओ। वहाँ कैंप में दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स को एक शेड में डाल दिया जाता है। लड़कों को बिना खाना पानी के घंटों काम करना पड़ता है और सोल्जर्स लड़कियों के साथ बहुत बदतर बर्ताव करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स फुटबॉल फील्ड में युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। हारुका निशिनो से कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन तुम्हें अपने डर को काबू करना होगा, उससे लड़ना होगा। तुम हिम्मत करके हमारे साथ चलो। उसकी बातें सुनकर निशिनो भी उसके साथ जाने के लिए कन्विंस हो ही जाता है। इतना ही नहीं, वो हर स्टूडेंट की स्किल्स को परखता है और उसके आधार पर उन्हें काम देता है। वे रात भर तैयारी करते हैं और सुबह दुश्मन के कैंप की ओर निकल पड़ते हैं। इसी बीच ओडा सोल्जर्स एक लड़की को रात भर अब्यूज करते हैं और उसको मार डालते हैं। तभी अचानक ओडा आर्मी का सम्राट नोबुनागा वहां पर आ जाता है। वो अपने ही सोल्जर्स को मार डालता है क्योंकि वो औरतों के साथ बुरा सलूक करने वाले से बहुत नफरत करता है। तभी टोयोटोमी नाम का एक सोल्जर वहां पर आता है जो कि दूसरी जनजाति से है। फिर भी वो फ्यूचर में नोबुनागा और मत्सुडारा के साथ मिलकर जापान देश का निर्माण करेगा। ये तीनों जापान की हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और अगर ये तीनों मर गए तो जापान का निर्माण ही नहीं होगा। अब स्कूल में स्टूडेंट्स पता लगाते हैं कि सामने जो बड़ा पत्थर है उसमें कई शक्तियां बसी हुई है। उस दिन जब पत्थर पर बिजली गिरी थी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया था और इसी वजह से वो टाइम ट्रेवल करके 15th सेंचुरी में पहुंच गए। अगर उस पर फिर से बिजली गिरी तो वे वापस से फ्यूचर में पहुंच सकते हैं और उनका अनुमान है कि कल दोपहर को बारिश होने वाली है, इसलिए वे पत्थर पर लाइटिंग रॉड्स लगाना शुरू कर देते हैं। तभी स्पोर्ट्स क्लब का लड़का रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करने जाता है कि दोपहर से पहले लौट आना, लेकिन उनके प्लान पर पानी फिर जाता है जब टोयोटोमी और ओडा सोल्जर्स रेस्क्यू टीम पर अटैक कर देते हैं। वे हारुका को कैप्चर कर लेते हैं। अब निशिनो उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन बहुत डरता है कि तीर हारुका को न लग जाए। यहाँ कोटा हारुका को बचाने जाता है लेकिन दुश्मन पीछे से उस पर चाकू चला देते हैं और वो मर जाता है। दुश्मन हारुका को पकड़ कर लेके जाते हैं। अपने इतिहास में पहली बार निशिनो तीर चलाता है और एक आदमी घायल, लेकिन फिर भी वे हारुका को लेकर भागी जाते हैं। अब निशिनो खुद को अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार मानकर बहुत रोने लगता है। अगर वो पहले ही जरा सी हिम्मत कर लेता तो हारुका भी दुश्मन के हाथ से बच जाती। अब रेस्क्यू टीम्स बेबस होकर मत्सुडारा के कैंप की ओर भाग जाती है। कोटा की कब्र पर निशिनो को रोते हुए देखकर मत्सुडारा उसको दिलासा देता है और कहता है कि मैं जापान को एक पीसफुल देश बनाने की कोशिश करूंगा। फिर वो निशिनो को कैंडो मार्शल आर्ट भी सिखाता है और निशिनो को कोटा के साथ कैंडो क्लब में बिताए हुए वो पल याद आते हैं। यहाँ हारुका को उसके फ्रेंड के साथ शेड में डाल दिया जाता है। तभी यमाडा वहां आता है और अपना मास्क हटाता है। तब पता चलता है कि ये फुआ है, वही स्टूडेंट जो मूवी की शुरुआत में स्कूल के छत से उस बड़े पत्थर पर गिरा था। दरअसल ये एक साइको है जो उस पत्थर की शक्तियों के बारे में जानता था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जापान की पूरी हिस्ट्री बदल जाए। वो अपने स्टूडेंट्स को चिढ़ाता है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, मैं फ्यूचर में जापान का लीडर बनूंगा। वो कहता है कि मेरा एक छोटा सा मूवमेंट जापान का इतिहास ही बदल डालेगा। अगली सुबह निशिनो रेस्क्यू टीम को लेकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार होता है। उनका साथी आकर बताता है कि बारिश होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं और वापस फ्यूचर में पहुंचने के लिए यह आखिरी चांस है। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए निशिनो अपनी टीम को लेकर युद्ध करने जाता है। वे 3 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहली तो बेसबॉल टीम है जो दुश्मन के कैंप पर फायरबॉल से डायरेक्ट अटैक करेगी। दूसरी टीम है फेंसिंग और कराटे क्लब मेंबर की। उनका काम है छुपकर कैंप में घुसना और अंदर से दुश्मन पर अटैक करना। तीसरी और आखिरी टीम निशिनो की टीम है जिन्हें अपने दोस्तों का पता लगाना है और दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करके अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करना है। बेसबॉल टीम आखिरी तक लड़ती है और उस एरिया पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल होते हैं। इसी बीच फेंसिंग और कराटे क्लब के लीडर्स को दुश्मन घेर लेते हैं। दोनों मिलकर एक सोल्जर को मार डालते हैं, लेकिन दूसरा सोल्जर कराटे क्लब के लीडर को मार डालता है। अपने दोस्त की मौत से फेंसिंग क्लब के लीडर को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है। वो बहुत घायल होता है लेकिन आखिर दुश्मन को मार ही डालता है। अब पहली टीम सर्वाइवर्स कैंप में एंटर करती है और 2 स्टूडेंट्स को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी बेसबॉल टीम के लीडर को तीर लग जाती है। वो जानता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो सीना तान कर दुश्मन की ओर बढ़ता है ताकि उसके साथी वहां से बच सके। दूसरी ओर निशिनो की टीम दूसरे घेरे में पहुंचती है, पर वहां सोल्जर्स का एक बड़ा ग्रुप उन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है।
उनके आगे निशिनो की टीम बहुत ही छोटी होती है, लेकिन फिर भी वे पीठ दिखाकर नहीं भागते बल्कि दिलेर होकर उन पर अटैक कर देते हैं। आखिर वे शेड पर पहुंच जाते हैं और अपने साथियों को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन हारुका को 2 गार्ड्स लेके जाते हैं। अब निशिनो उनका पीछा करता है, लेकिन फुआ की आर्मी उसे घेर लेती है। तभी मत्सुडाइरा अपनी आर्मी के साथ आकर उसे बचा लेता है। अब जंग और भी जोरदार हो जाती है और मत्सुडाइरा के आने से स्टूडेंट्स का काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अचानक फुआ राइफल निकालकर निशिनो पर फायर करता है, पर मत्सुडाइरा बीच में आ जाता है और निशिनो को बचा लेता है। इसी बीच मत्सुडाइरा को गोली लग जाती है और वो मरने से पहले निशिनो को अपनी तलवार देकर कहता है कि तुम्हें जापान को एकजुट करना होगा, उसे कभी भी बिखरने मत देना। मत्सुडाइरा की फिर मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि फुआ हिस्ट्री को बदलने में सफल हो गया है। अब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। निशिनो हारुका से कहता है कि तुम सभी को लेकर स्कूल वापस चले जाओ, मुझे यहीं रखकर फुआ को खत्म करना होगा और मत्सुडाइरा की मौत का बदला लेना होगा। अगले सीन में निशिनो और फुआ के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। टोयोटोमी जो आगे चलकर जापान को संगठित करने वाला था, वो फुआ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फुआ को जापान की फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती। वो इतिहास को चेंज करने के लिए टोयोटोमी को भी मार डालता है। आखिर में निशिनो फुआ से लड़ने लगता है, लेकिन फुआ की स्किल्स के आगे वो टिक नहीं पाता। फिर हारुका उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फुआ उसके पैर पर तीर चला देता है और कहता है कि तुम हमारे बीच मत पड़ो। तभी निशिनो को उन सबके चेहरे नजर आते हैं जो युद्ध में मारे गए थे। उसका खून खौलने लगता है और वह फुआ पर भीषण हमला करके उसे मार डालता है। तब दिखाते हैं कि टोयोटोमी मरा नहीं, मतलब अभी चांसेस हैं कि हिस्ट्री नहीं बदलेगी। अब निशिनो हारुका को वापस स्कूल में लेके जाता है, लेकिन बिजली के गिरने से पहले निशिनो फैसला करता है कि वो 15th सेंचुरी में ही रहेगा, क्योंकि मत्सुडाइरा अब जिंदा नहीं है। निशिनो अब जापान को एक करने का काम करेगा। वो हारुका को गले लगाकर उसे अलविदा कहता है और जल्द ही बिजली गिरने लगती है। वो अपने घोड़े पर वहां से दूर हमेशा के लिए पास्ट में चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें स्कूल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। एक दिन हारुका एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा है कि एक हिस्टोरिकल साइट पर जवान मत्सुडाइरा का पोर्ट्रेट मिला। उस पोर्ट्रेट में हारुका का वही रुमाल होता है जो उसने निशिनो के घाव पर बांधा था। दरअसल ये मत्सुडाइरा का नहीं, निशिनो का पोर्ट्रेट है। वो खुशी से रोने लगती है कि आखिर निशिनो ने अपना लक्ष्य पा लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।